हेलो फ्रेंड्स, अद्वित क्लासेस में आपका स्वागत है। फ्रेंड्स, हम लोग भारतीय काव्य शास्त्र को देख रहे थे और उसके अंतर्गत काव्य का स्वरूप देख लिया हम लोगों ने और काव्य हेतु को भी देख लिया है। आज इस वीडियो में हम लोग काव्य प्रयोजन को देखने वाले हैं। चलिए शुरू करते हैं। काव्य प्रयोजन का तात्पर्य है काव्य रचना का उद्देश्य। ठीक है, काव्य किस उद्देश्य से लिखा जाता है और किस उद्देश्य से पढ़ा जाता है, इसे दृष्टिगत रखकर काव्य प्रयोजनों पर कवि और पाठक की दृष्टि से विस्तृत विचार विमर्श काव्य शास्त्र में किया गया है। काव्य प्रयोजन काव्य प्रेरणा से अलग है। काव्य प्रेरणा अर्थात काव्य हेतु की बात हो रही है, जो हम लोग पिछले वीडियो में हम लोगों ने पूरा विस्तार से देखा है। ठीक है, तो वो अलग है, क्योंकि काव्य प्रेरणा का अभिप्राय है काव्य की रचना के लिए प्रेरित करने वाले तत्व। ठीक है, काव्य प्रेरणा जो काव्य हेतु हम लोगों ने देखा था, तो उसमें क्या है, काव्य की रचना के लिए जो तत्व प्रेरित करते हैं उनकी बात हो रही। ठीक है, काव्य प्रेरणा के अंतर्गत। जबकि काव्य प्रयोजन का अभिप्राय क्या है? काव्य प्रयोजन का अभिप्राय है काव्य रचना के अनंतर यानी कि बाद में प्राप्त होने वाले लाभ। ठीक है, काव्य की रचना हो गई, अब उसके बाद क्या क्या लाभ हो रहा है उससे। ठीक है, कवि को भी क्या लाभ हो रहा है, पाठक को भी क्या लाभ हो रहा है, तो वो होता है काव्य प्रयोजन के अंतर्गत। ठीक है, और कवि क्या किस प्रकार से उसके मन में भावना आती है कि वो काव्य की रचना करे। एक तो उसके मन में इच्छा हो काव्य रचना करने की, दूसरा उसके अंदर टैलेंट भी हो। ठीक है, और वो उसने जो है अभ्यास के माध्यम से अपने आप को ऐसा बना लिया हो कि वो काव्य की रचना कर पा रहा हो। तो ये सारी चीजें हम लोगों ने काव्य हेतु में देखी थी। ठीक है, तो काव्य प्रयोजन हो गया काव्य रचना के बाद में जो लाभ हो रहा है। ठीक है, उसको बोलेंगे काव्य प्रयोजन। देखते हैं आगे। भारतीय आचार्यों में भरत मुनि जो है, भामा, वामन, कुंतक, रुद्रट, मम्मट आदि सभी ने इस संबंध में विचार किया है। भरत ने नाट्य का प्रयोजन बताते हुए कहा है। तो भरत मुनि की जो पुस्तक है नाट्य शास्त्र जो है, उसमें इन्होंने नाट्य का माने कि जो नाटक है उसका लेकिन वो काव्य ही है, तो उसका प्रयोजन बताया है कि उसका क्या प्रयोजन होना चाहिए। प्रयोजन माने उसका का उद्देश्य क्या होना चाहिए, किस उद्देश्य को लेकर के नाटक की रचना की जानी चाहिए, उस पर चर्चा की है। तो उन्होंने क्या कहा है, दुखार्ता नाम, श्रमार्ता नाम, शोकार्ता नाम, तपस्वी नाम, विश्रांति जन्म काले नाट्यमेतत् भविष्यति, धर्म्यम यशस्मायुष्यम हितम बुद्धि विवर्धनम, लोकोपदेश जन्नम नाट्यमेतत् भविष्यति। तो ये जो है लाइनें चारों भरत मुनि की हैं, ध्यान में रखनी है। इसका अर्थ क्या है आगे विस्तार से दिया है, देखिए। अर्थात दुख, श्रम, शोक से आर्त, आर्त अर्थात पीड़ित। ठीक है, आर्त का मतलब होता है पीड़ित। आर्त तपस्वियों के विश्राम के लिए तथा धर्म, यश, आयु वृद्धि, हित साधन, बुद्धिवर्धन और लोकोपदेश के निमित्त नाट्य की रचना होगी। ठीक है, तो ऐसा इन्होंने कहा था कि ये सारे कारण होने चाहिए, इन सारे कारणों को ध्यान में रख करके जो है नाट्य की रचना होनी चाहिए। ठीक है, यानी कि होगी रचना, इन्होंने ऐसा कहा था। परवर्ती सभी आचार्यों के सामने ये प्रयोजन रहे। ठीक है, उन्होंने अपने विवेक से इसमें से कुछ को ग्रहण किया, कुछ को छोड़ दिया और कुछ अपनी ओर से जोड़ दिया। ठीक है, अब देखिए भामा क्या कह रहे हैं। भामा के अनुसार जो है नाट्य प्रयोजन क्या है, धर्मार्थ काम मोक्षेषु वैचक्षण्यम कलासु च करोति कीर्ति प्रीतिम च साधु काव्य निबंधनम। तो ये जो है भामा के अनुसार है, अर्थात काव्य की रचना धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष। ठीक है, ये पहले ही में देखिए धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष, इन चारों की बात हो गई। इन चारों पुरुषार्थों की प्राप्ति तथा कलाओं में निपुणता की उपलब्धि के निमित्त की जाती है, साथ ही वह कीर्ति और प्रीति प्रदान करने वाली भी होती है। तो काव्य रचना का ये प्रयोजन इन्होंने माना है भामा ने। आगे देखिए वामन का क्या है। आचार्य वामन ने मात्र कीर्ति और प्रीति को ही काव्य का प्रयोजन स्वीकार किया है, और वे क्या कहते हैं, काव्यम सद दृष्टा दृष्टार्थम प्रीति कीर्ति हेतुत्वात्। ठीक है, तो ये सिर्फ प्रीति और कीर्ति को जो है मान रहे हैं काव्य का हेतु वामन। ठीक है, अर्थात सुंदर काव्य प्रीति और कीर्ति का हेतु होने से दृष्ट और अदृष्ट
फल वाला होता है। क्या कह रहे हैं कि जो सुंदर काव्य है वो प्रीति और कीर्ति का हेतु होने से दृष्ट अर्थात जो इस लोक में दिखाई दे, ठीक है, माने इहलौकिक कह लीजिए, ठीक है, और अदृष्ट यानी कि यहाँ पर देखिए लिखा है आमुष्मिक। आमुष्मिक का मतलब होता है जो दूसरे लोग से संबंध रखता हो, ठीक है। अदृष्ट अर्थात जो दिखाई भी न दे, तो ऐसा फल देने वाला होता है। जो काव्य का प्रयोजन है वो इस तरीके का इन्होंने माना है, ठीक है। कुछ कहने का तात्पर्य यह है कि कुछ चीज तो प्रयोजन ऐसे हैं जो दिखाई देते हैं, जैसे कि यश की प्राप्ति होती है, धन की प्राप्ति होती है, ठीक है। कुछ ऐसे हैं जो नहीं भी दिखाई देते हैं, जैसे कि आत्मसंतोष प्राप्त होता है काव्य रचना करने के बाद, ठीक है। तो वो दिखाई नहीं देता है, बट वो व्यक्ति जो है महसूस करता है। तो ये चीज यहाँ पर हो रही है। तो ये वामन ने ऐसा माना है। आचार्य कुंतक ने क्या माना है इनके अनुसार? देखिए आचार्य कुंतक के अनुसार, तो देखिए आचार्य कुंतक ने क्या कहा है, धर्मादि साधनोपाय सुकुमार क्रमोदितः काव्या बंधो विजाता नाम हृदयाह्लादकारक व्यवहार परिस्पंद सौंदर्य व्यवहाराभि सत्काव्याधिगमादेव नूतनो चित्ते माप्यते चतुर्वर्ग फलास्वाद मप्यतिक्रम्य तद्दीदाम काव्यामृतर सेनाश चमत्कारो वितन्यते, ठीक है। तो इन्होंने क्या कहा कि इसका देखिए अर्थ यहाँ पर स्पष्ट कर रहा है कि जो काव्य बंध है वो क्या है, अभिजात वर्ग में। अभिजात वर्ग अर्थात जो राजा के पुत्र आदि हो गए, यानी जो ऊंचे कुल के लोग हो गए, उत्पन्न लोगों के हृदयों को आह्लादित करने वाला कोमल शैली में कहा गया। धर्मादि यानी कि जो धर्म, अर्थ और काम और मोक्ष है, इसकी सिद्धि का मार्ग है, ठीक है ना। काव्य बंध जो है ये इन्होंने ऐसा माना। सत्काव्य के परिज्ञान से व्यवहार करने वाले सब प्रकार के लोगों को अपने अपने व्यवहार का पूर्ण और सुंदर ज्ञान प्राप्त होता है। यही नहीं, उससे सहृदयों के हृदयों में चारों फलों यानी कि धर्म और अर्थ, काम और मोक्ष का अतिक्रमण करने वाला आनंदानुभूति रूप विशेष चमत्कार उत्पन्न होता है। इस प्रकार कुंतक ने घुमा फिराकर तीन बातों पर ही बल दिया है। कुंतक ने तीन बातों पर ही बल दिया है। धर्मादि की सिद्धि की बात करते हैं ये, लोक व्यवहार ज्ञान की बात करते हैं, और सहृदयों के हृदय को आह्लादित करने की ये बात करते हैं, ठीक है। तो मुख्य रूप से यहाँ पर आह्लादित होगा, आह्लादित, ठीक है। यहाँ पर यह ह के नीचे ल होना चाहिए, ठीक है, ल, आधा ल। तो आह्लादित करने की बात ये करते हैं। तो ये विचार हो गया कुंतक का, ठीक है। अगला देखिए, मम्मट ने अच्छी तरह से सोच समझकर काव्य के 6 प्रयोजन निर्दिष्ट किए हैं। और फ्रेंड्स, मम्मट जो हम लोग पहले वीडियो से ही देखते आ रहे हैं, काव्य के स्वरूप से हम लोग देखते आ रहे हैं, बड़े ही महत्वपूर्ण है और बहुत ही महत्व की बातें इन्होंने कही है, ठीक है। तो इम्पोर्टेंट है मम्मट। इन्होंने क्या कहा, इन्होंने कहा काव्यम यशसे अर्थकृते व्यवहार विदे शिवेतर छते सद्य पर निर्वृत्ते कांता सम्मति तयोपदेश युजे। तो ये जो है ना, ये मम्मट का विचार बहुत महत्वपूर्ण है। देखिए अर्थात क्या कह रहे हैं कि काव्य यश का जनक, यहाँ पर यश से अर्थ कृत्य अर्थात यश और अर्थ दोनों मिला हुआ है। अर्थ का उत्पादक यानी यश का जनक है, अर्थ का उत्पादक है काव्य, ठीक है। लोक व्यवहार का बोधक है, अनिष्ट का नाशक है, और सद्य मतलब पढ़ने या सुनने के साथ ही परम आनंद का देने वाला है, और स्त्रियोचित सरस पद्धति से कर्तव्य का उपदेश करने वाला होता है। उपयुक्त प्रयोजनों में 3 प्रयोजन जो हैं, यश, अर्थ और अनिष्ट नाश जो है, वो तीनों कवि या रचनाकार को दृष्टि में रखकर, और जो 3 बचे व्यवहार ज्ञान, सद्य आनंद और कांता सम्मति उपदेश, ये जो 3 बचे ना, ये तीनों ये पाठक या श्रोता को ध्यान में रखकर निर्दिष्ट किए गए हैं। तो ये भी बात ध्यान में रखनी है कि इन्होंने क्या क्या किसको मान करके कहा है। लेकिन मुख्य रूप से जो प्रश्न बनते हैं वो ज्यादातर श्लोक दे करके पूछ लिया जाता है कि ये किसने कहा है काव्य प्रयोजन के संबंध में, ठीक है। तो ये इम्पोर्टेंट है। आगे देखिए, मध्यकालीन भक्त कवियों में जायसी ने तो स्पष्ट ही यश की कामना से
रचना में प्रवृत्त होने की बात कही है। तो जैसे कि ये पंक्ति बहुत महत्वपूर्ण है, आती है एग्जाम में। ओ मन जानी कवित अस कीना, मकुया रहे जगत में चीना। ठीक है। सूरदास ने कृष्ण के सगुण लीला पदों के गान को ही अपनी रचना का प्रयोजन माना है। इससे उन्हें तो आत्मतोष मिला ही, श्रोताओं और पाठकों का जीवन भी सार्थक हो गया। ठीक है। तो सूरदास का सिंपल है, बस ध्यान में रखने के लिए ये लाइन मैंने डाली है कि इन्होंने क्या माना है। ठीक है। तुलसीदास ने अपनी रचना का प्रयोजन स्पष्ट शब्दों में व्यक्त करते हुए कहा है, स्वांतः सुखाय तुलसी रघुनाथ गाथा। तो यहाँ पर ये जो स्वांतः सुखाय की बात करते हैं, यानी कि अपने अंतर्मन को सुख देने की बात यहाँ पर ये करते हैं, इस वजह से ये रघुनाथ का जो है गान करते हैं, ऐसा यहाँ पर कहते हैं। और दूसरा इन्होंने क्या माना है, कीर्ति बनीति भूति भली सोई, सुरसरी सम सब कहाँ हित होई। तो ये कई बार पूछा जाता है, तुलसीदास जी की पंक्ति है। अर्थात कीर्ति, कविता और संपत्ति वही उत्तम है जिससे सबका कल्याण हो। ठीक है। यानी कि कीर्ति, कविता और संपत्ति वही उत्तम है जिससे सबका कल्याण हो। जैसे देव नदी गंगा अपने जल की शीतलता, निर्मलता और पवित्रता से सबका हित साधन करती है, वैसे ही कविता को भी अपनी सहजता, सरसता और औचित्यमयता से सबका हित साधन करना चाहिए। तो ये बात बहुत महत्वपूर्ण है, ध्यान में रखना। इसके अर्थ को भी हम लोग ध्यान में रखेंगे। कई बार क्या होता है फ्रेंड्स, इंटरव्यू जैसे जो होता है ना, तो उसमें इस तरीके की लाइनें पूछ ली जाती हैं। मुख्य रूप से जो बहुत प्रसिद्ध लोग हैं उनकी दे करके पूछ ली जाती है कि इसका क्या अर्थ है। ठीक है। तो ये इम्पोर्टेंट है। हिंदी के रीतिकालीन आचार्यों में कुलपति ने कहा है, जस संपत्ति आनंद अति दुरितन डार खोई, होत कवित ते चतुरई जगत राम बस होई। ठीक है। तो कुलपति ने क्या कहा है, काव्य से यश, संपत्ति और आनंद की प्राप्ति होती है। ठीक है। जस यानी अर्थात यश, संपत्ति और आनंद की प्राप्ति की बात ये कुलपति करते हैं। संकट या पाप दूर हो जाता है और चतुरता आती है। ठीक है। तो काव्य से ये सारी चीजें होती हैं, संकट या फिर पाप कह लीजिए कि वो दूर हो जाता है और चतुरता आती है। यह प्रयोजन संस्कृत के आचार्य द्वारा निर्दिष्ट प्रयोजन से भिन्न नहीं है। ठीक है। अब है देव के अनुसार, रहत घर न वर धाम धन, तरुवर सरवर कूप, ये सारी चीजें नहीं रहती हैं। जस शरीर जग में अमर, भव्य काव्य रस रूप। ठीक, बड़ा ही सिंपल सा है। देखिए आगे स्पष्ट भी कर रहा है कि महाकवि देव जो है वो यश को सर्वोत्तम प्रयोजन मानते हैं। उनके अनुसार घर, धाम, धन, वृक्ष, सरोवर, कूप सब नष्ट हो जाते हैं, किंतु रस रूप भव्य काव्य के कर्ता का यश रूपी शरीर संसार में अमर हो जाता है। ठीक है। तो ये महत्वपूर्ण है, देव जो है वो महत्वपूर्ण है। ठीक है। आगे है सोमनाथ। सोमनाथ ने परंपरागत प्रयोजनों की आवृत्ति करते हुए कहा है, कीर्ति वित्त विनोद अरु अति मंगल को देती, करें भलो उपदेश नित, वह कवित चित चेती। इन्होंने क्या कहा कि कीर्ति, वित्त, विनोद, मंगल और भला उपदेश, ये सभी प्रयोजन संस्कृत के आचार्य द्वारा निर्दिष्ट हैं। तो इन्होंने भी इन्हीं चीजों को जो है काव्य का प्रयोजन माना है। ठीक है। या वही यश की प्राप्ति की बात कर रहे हैं, धन की प्राप्ति की बात कर रहे हैं। ठीक है। विनोद यानी कि आनंद की प्राप्ति की बात कर रहे हैं, तो वो उसी को ही माना है। कवि सोमनाथ ने उन्हें एक दोहे में क्रमबद्ध करके प्रस्तुत कर दिया है। तो सोमनाथ ने बिल्कुल सिंपल तरीके से दोहा बना करके उसको ला दिया है। बाकी है ये सारा संस्कृत के आचार्यों द्वारा ही निर्दिष्ट है। आचार्य भिखारी दास ने इस संबंध में कोई नई बात नहीं कही है। उन्होंने हिंदी के कवियों की उपलब्धियों को उद्धृत करते हुए अपनी बात को अधिक प्रामाणिक और विश्वसनीय बनाने की कोशिश की है। ठीक है। तो भिखारी दास ने क्या किया है कि उदाहरण देकर के देखिए किस प्रकार से कहा है कि एक लहे तप पुंजन के फल, जो तुलसी अरु सूर गोसाई, एक लह बहु संपत्ति केशव, भूषण जो बर वीर बड़ाई, एखन को जसही सो प्रयोजन है, रसखानी रहीम की नाय, दास कवितन की चर्चा, बुद्धिवंतन को
सुख दे सब ठाई। तो ये जो है ना भिखारी दास ने किस प्रकार से कहा है, इसको आप इसका अर्थ देखिए तो समझ में आएगा। अर्थात सूर और तुलसी जैसे कवि काव्य रचना करके तपस्या का फल प्राप्त करते हैं, ठीक है। केशव भूषण और बीरबल जैसे जो कवि हैं वह प्रचुर संपत्ति लाभ करते हैं। रसखान और रहीम जैसे कवि केवल यश की आकांक्षा रखते हैं। काव्य चर्चा बुद्धिमानों के लिए सर्वत्र सुख देने वाली होती है। इस प्रकार भिखारी दास के अनुसार, आचार्य भिखारी दास के अनुसार, काव्य की रचना किसी के लिए तपस्या का फल, किसी के लिए अर्थ, किसी के लिए यश और सभी बुद्धिमान पाठकों श्रोताओं के लिए सुख का विधान करती है, ठीक है। तो इन्होंने थोड़ा सा अलग तरीके से इस बात को समझाने का प्रयत्न किया है, ठीक है, और सारे लोगों का उदाहरण ले लेकर के समझाया है, तो थोड़ा सा महत्वपूर्ण बनता है, ये अलग है चूंकि, इसलिए, ठीक है। आधुनिक काल में परंपरा से हटकर कुछ नई बात कहने का प्रयत्न किया गया। अंग्रेजी साहित्य से परिचित स्वच्छंदतावादी कवि श्रीधर पाठक ने साहित्यकार में उस क्षमता का होना आवश्यक माना जो लोक वृत्ति को किसी उद्दिष्ट पथ पर ले जाकर उन्नति की लीक पर अग्रसर कर सके, ठीक है। तो श्रीधर पाठक की ये लाइन है, ध्यान में रखनी है। इन्होंने क्या माना है? महावीर प्रसाद द्विवेदी ने कवि कर्तव्य का निरूपण करते हुए कहा है, पहुंचे हुए पंडितों का कथन है कि कवि भी धर्म संस्थापनार्थाय उत्पन्न होते हैं। उनका काम केवल तुक मिलाना या पावस पचासा लिखना ही नहीं, कवि को ऐसा करना पड़ता है। वे स्वभाव से ही ऐसा करते हैं कि संसार का कल्याण हो और इस प्रकार उनका नाम आप ही अमर हो जाए। सारांश यह है कि कविता लिखते समय कवि के सामने एक ऊंचा उद्देश्य अवश्य रहना चाहिए। केवल कविता के लिए ही कविता करना एक तमाशा है। तो ये जो सारी पंक्ति है ये महत्वपूर्ण है, ठीक है। मुख्य रूप से ये जो अंतिम वाली लाइन है ना कि कवि के सामने एक ऊंचा उद्देश्य अवश्य होना चाहिए और कविता के लिए ही कविता करना एक तमाशा है। तो ये महावीर प्रसाद द्विवेदी की पंक्ति है, रसज्ञ रंजन में लिखी हुई पंक्ति है ये, तो इम्पोर्टेंट है। लगभग इसी स्वर में मैथिली शरण भी कहते हैं, केवल मनोरंजन न कवि का कर्म होना चाहिए, उसमें उचित उपदेश का भी मर्म होना चाहिए। तो ये पंक्ति तो आई हुई है एग्जाम में, सबको याद होगी, मैथिली शरण गुप्त की है। आगे देखिए, आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने तो बहुत स्पष्ट शब्दों में पूर्ण कवि के लिए, ठीक है, पूर्ण कवि के लिए लोक मंगल की साधना को आवश्यक माना है, ठीक है। उन्होंने काव्य के दो विभाग किए हैं, लोक मंगल की साधनावस्था को लेकर चलने वाले काव्य और लोक मंगल की सिद्धावस्था को लेकर चलने वाले काव्य, ठीक है। इसमें लोक मंगल की साधनावस्था को लेकर चलने वाले काव्यों में ही असौंदर्य के आवरण को हटाकर सौंदर्य का उद्घाटन होता है। तो फ्रेंड्स, ये इस तरीके की लाइन बहुत महत्वपूर्ण होती है। जो कथन तर्क वाले प्रश्न आते हैं एनटीए नेट में, उसमें देखिए ऐसे ही प्रश्न बना दिए जाते हैं, ठीक है। अगर चाहे तो ये वाली लाइन उठाकर दी जा सकती है कथन तर्क में कि जो लोक मंगल की साधनावस्था को लेकर चलने वाले काव्य होते हैं और लोक मंगल की सिद्धावस्था को, यानी कि काव्य के दो भेद माने गए हैं, लोक मंगल की साधनावस्था को लेकर चलने वाले काव्य और लोक मंगल की सिद्धावस्था को लेकर के चलने वाले काव्य। कथन में ऐसा कुछ डाल दिया और कारण में डाल दिया कि इसमें लोक मंगल की साधनावस्था को लेकर चलने वाले काव्यों में ही असौंदर्य के आवरण को हटाकर सौंदर्य का उद्घाटन होता है, ठीक। तो देखिए ये महत्वपूर्ण है। आचार्य शुक्ल के शब्दों में आदि कवि वाल्मीकि की वाणी इसी सौंदर्य के उद्घाटन महोत्सव का दिव्य संगीत है। किस सौंदर्य की बात यहाँ पर कर रहे हैं? ये जो बाद में है ना, सौंदर्य की जो साधनावस्था है, यहाँ पर लोक मंगल की जो साधनावस्था है, इसकी बात यहाँ पर कर रहे हैं। यहाँ पर है ना, सौंदर्य के आवरण को हटाकर सौंदर्य का उद्घाटन होता है। किसमें होता है? लोक मंगल की साधनावस्था में होता है। और जो वाल्मीकि हैं उनकी रचना में यही देखने को मिलता है, ठीक। कहना न होगा कि शुक्ल जी वाल्मीकि को अपना आदर्श मानते हैं। कविता के अंतिम लक्ष्य को निर्दिष्ट करते हुए वे कहते हैं, कविता का अंतिम लक्ष्य जगत के मार्मिक पक्षों का प्रत्यक्षीकरण करके उनके साथ मनुष्य हृदय का सामंजस्य स्थापन है। तो फ्रेंड्स, ये वाली जो लाइन है ये कथन तर्क वाले प्रश्न में अभी जल्दी ही आई थी, 2-4 साल पिछले आप पेपर देखेंगे एनटीए नेट का, तो वहां पे आपको ये मिल जाएगा। तो ये शुक्ल जी की पंक्ति है और इम्पोर्टेंट है, ठीक। जगत के मार्मिक पक्षों का प्रत्यक्षीकरण करने वाले दो भाव मुख्य हैं, करुणा और प्रेम।
करुणा लोक मंगल की साधनावस्था को लेकर चलने वाले काव्यों का बीज भाव है। करुणा क्या है? लोक मंगल की साधनावस्था को लेकर चलने वाला है। और प्रेम क्या है? लोक मंगल की सिद्धावस्था को लेकर चलने वाले काव्यों का बीज भाव है। फ्रेंड्स, ये सारी लाइनें बहुत महत्वपूर्ण है। हर लाइन को प्रश्न में कन्वर्ट किया जा सकता है, ठीक है, तो बहुत ध्यान से आप देखते चलिएगा। आचार्य शुक्ल करुणा को अधिक महत्व देते हैं। वे मानते हैं कि क्रोध आदि प्रचंड भावों की तह में यदि अव्यक्त रूप से करुण भाव स्थित हो तो वे पूर्ण सौंदर्य का साक्षात्कार कराते हैं। आचार्य शुक्ल के वाद के पूरे काव्य चिंतन को ध्यान में रखकर काव्य प्रयोजन के संबंध में विचार किया जाए तो कुल 2 प्रकार के मत सामने आते हैं। एक मत प्रगतिशील विचारकों का है, जो काव्य के वर्गीय आधार को स्वीकार करते हुए उसे सर्वहारा का पक्षधर मानते हैं। ठीक है, प्रगतिशील विचारकों का मत है। एक मत तो ऐसा हो गया जो प्रगतिशील विचारक हैं। इसमें देखिए, उनकी दृष्टि में काव्य बेहतर समाज की स्थापना के लिए किए जाने वाले संघर्ष में एक शस्त्र के रूप में प्रयुक्त होता है। काव्य की सत्ता समाज सापेक्ष है, यानी जो प्रगतिशील विचारक हैं वो क्या मानते हैं? वो मानते हैं कि काव्य की जो सत्ता है वो समाज सापेक्ष है। एक मत तो ऐसा निकल करके आता है, शुक्ल जी के बात को ध्यान में दिया जाए तो। अगला क्या निकल के आता है? दूसरे वे विचारक हैं जो काव्य की स्वतंत्रता को महत्व देते हैं और उसे संवेदना के विस्तार या चेतना के निरंतर संस्कार का माध्यम मानते हैं। ठीक है, एक काव्य को क्या मान रहा है? एक वर्ग ऐसा है जो काव्य को समाज की स्थापना के लिए, जो एक संघर्ष होता है समाज की स्थापना के लिए, उसमें एक शस्त्र के रूप में मान रहा है। ठीक है, काव्य की जो सत्ता है वो समाज सापेक्ष मान रहा है, प्रगतिशील जो वर्ग है। और दूसरे वे विचारक हैं जो काव्य को स्वतंत्र मानते हैं। ठीक है, और वो क्या कहते हैं? वो संवेदना और के विस्तार और चेतना के निरंतर संस्कार का माध्यम मानते हैं काव्य को। ठीक, मोटे तौर पर पहले वर्ग के विचारकों को उपयोगितावादी और दूसरे वर्ग के विचारकों को कलावादी कहा जा सकता है। तो फ्रेंड्स, ये सारी लाइनें महत्वपूर्ण हैं। देखिए, प्रगतिशील जो विचारक हैं उनको उपयोगितावादी की कैटेगरी में डाला जा रहा है, और जो कला को स्वतंत्र मानते हैं, जो रचना को स्वतंत्र मानते हैं, उनको कलावादी में डाला जा रहा है। प्रथम वर्ग में मार्क्सवादी और उपयोगितावादी विचारक आते हैं। दूसरे वर्ग में छायावादी कवि और समीक्षक तथा मानव की अस्मिता को सर्वाधिक महत्व देने वाले प्रयोगवादी एवं नई कविता के आरंभिक दौर के कवि एवं समीक्षक आते हैं। ठीक है, तो ये 2 प्रकार के वर्ग में एक तरीके से बटा हुआ दिखाई देता है। जो इन्होंने काव्य प्रयोजन माना है उसमें 2 तरीके से दिखाई देता है, उसको यहाँ पर विस्तार से बताया गया है। एक और बात यहाँ पर देखिए जो ध्यान में रखने वाली है, क्या कह रहा है कि मानव की अस्मिता को सर्वाधिक महत्व देने वाली प्रयोगवादी एवं नई कविता के आरंभिक दौर के कवि एवं समीक्षक आते हैं। तो ये वाली लाइन देखिए कितनी महत्वपूर्ण है। यहाँ से प्रश्न बनाया जा सकता है फ्रेंड्स, जो प्रयोगवादी की कभी विशेषता अगर पूछ लिया जाए कि प्रयोगवाद की क्या विशेषता है या प्रयोगवादी जो रचनाएं हैं उनकी क्या विशेषता है, तो उसमें एक और ये बात ध्यान में रखने की कि जो मानव की अस्मिता को बहुत महत्व दिया गया है, सर्वाधिक महत्व दिया गया है, और नई कविता में भी बहुत ज्यादा महत्व दिया गया है मानव की अस्मिता को। तो ये सारी बातें ध्यान में रखने की है। और जो शुक्ल जी के विचार थे वो भी समझ में आ गए कि वो जगत के मार्मिक पक्षों का जो है सामंजस्य बिठाने की बात करते हैं, और उसके ही अंतर्गत हम लोगों ने इन चीज़ों को देखा है, इन सारी चीज़ों को। तो यहाँ से स्पष्ट होता है शुक्ल जी का विचार। और फ्रेंड्स, यहीं पर काव्य प्रयोजन हमारा समाप्त होता है, और इससे जो मुख्य रूप से प्रश्न बनते हैं वो जो बोल्ड करके जो श्लोक वगैरह लिखे गए हैं वहाँ से प्रश्न उठाए जाते हैं। तो उसको ही हम लोग को देखना है, इतना पर्याप्त है। काव्य प्रयोजन टॉपिक मैंने 3-4 बुक को देखा है फ्रेंड्स, ये बहुत ही विस्तार से यहाँ पर मिला मुझे, तो ये मैंने आप लोगों के साथ शेयर किया है। तो इतना पर्याप्त है एग्जाम की दृष्टि से, बस याद रहना चाहिए। चलिए, अब हम लोग मिलते हैं अपने अगले वीडियो में आगे की जो टॉपिक हैं भारतीय काव्य शास्त्र के, उसके साथ। सुनने के लिए धन्यवाद।